नमस्कार दोस्तों, ये हिंदी व्याकरण, ठीक है ना, हिंदी व्याकरण के शानदार नोट्स है। अब इसमें अपन यही पढ़ेंगे, एक तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और काल, ठीक है ना, अव्यय नहीं काल, ठीक। ये चीज़ें पढ़ेंगे 5, 1 2 3 4 5, ठीक। सभी के लिए काम का है, जिसमें भी हिंदी व्याकरण आती है ना, उन सभी के लिए काम का है, ठीक है। तो ये शानदार नोट्स है, नेट से लिए थे, तो हर एक फैक्ट को, तथ्य को समझते हुए याद करते चलेंगे, क्योंकि ये शानदार है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये समझने में भी परेशानी नहीं आएगी। तो इनको कर लेंगे और इनको करने के भाई एक ये जो अपने जो चैप्टर है वो तो क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में फिर अपन ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अलग से निकालेंगे 1015 से 2000 हिंदी व्याकरण के, ठीक है। ये अगर इन सब चीज़ों को कर लेंगे ना अपन, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, ठीक है। अब पर्यायवाची यार ये है, ये तो अपन को याद ही करना है, तत्सम, तद्भव, ठीक है ना। तो इन सभी के फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालेंगे 15 से या 2000 के लगभग निकालेंगे, जिससे कि हिंदी व्याकरण मजबूत हो जाए। तो सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर की, किसी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि ये स्पेशली किसी और के लिए, क्योंकि हिंदी जो व्याकरण है ना वो सब में आती है। आई बस मत बस समझते हुए, ध्यान करते हुए, हर फैक्ट को, तथ्य को समझते हुए याद करते हुए चलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लेते हैं संज्ञा, ठीक है, पहले लेते हैं संज्ञा। तो चलिए भाई, संज्ञा क्या है, ठीक। संज्ञा, संज्ञा परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा ये हो गया। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा में संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा, है ना, संज्ञा, संज्ञा प्लस सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा प्लस सर्वनाम यानी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है ना, विशेषण की भी जो विशेषता बताता है वह प्रविशेषण है, ठीक है। प्रविशेषण है, प्रविशेषण है। आए वो समझ में। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, ठीक है, स्थान, है ना, प्राणी है, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी है, वस्तु है, ठीक, प्राणी, वस्तु और स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? वो पूछेगा कि जातिवाचक संज्ञा किस में है, स्थानवाचक संज्ञा किस में है ना। अगर उससे नाम का पता चल रहा है ना तो वही संज्ञा है, ठीक है ना। बस वो ध्यान से देखना है कि भाई ये क्या पूछ रहा है। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे चलते हैं। व्यक्तित्व के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार की होती है। तो ये जो वीडियो है इसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और काल, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1.5-2 घंटा का बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खींच के, है ना। लेकिन ये फैक्ट है ना, ये क्लियर हो जाएंगे अपने, फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो नहीं है, पार है, ठीक है। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से ही पता चल रहा है। जातिवाचक संज्ञा, नाम से ही पता चल रहा है। भाववाचक संज्ञा, ठीक, व्यक्ति, जाति और भाव। कितनी प्रकार की होती है? 3। कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो ना इनको भी पूछ लेता है वो कभी कभी कि बताइए जो व्युत्पत्ति के आधार पर है वह संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और जो अर्थ के आधार पर है संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, ठीक है, यह है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होती है। कौन कौन सी है देख? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इनमें ज़्यादा गहराई की जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो क्वेश्चन आता है ना तब अपन को ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि भाई व्यक्तिवाचक यानी नाम से ही पता चल रहा है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति का व्यक्ति, जाति का जाति, समूह का समूह, द्रव्य का द्रव्य, भाव का वाचक। अब इनको पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस जरूरी है ना। जब फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालेंगे, लेकिन वो अलग वीडियो में बनेगा, है ना, क्योंकि फिर बड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। लेकिन ये चैप्टर क्लियर होने चाहिए। तो ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक। आगे चलते हैं। तो ये किसके आधार पर है? कितने प्रकार की होती है संज्ञा? 3 प्रकार के। किसके आधार पर है? व्युत्पत्ति, ठीक है ना, व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति है। फिर अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होती है ना। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्ति है, जाति है, समूह है, द्रव्य है, भाव है, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें?
भाई संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति, व्यक्ति, जाति, भाव। ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है भाई। अर्थ के आधार पर 5 है, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 है। तो 3 और 5, 3 और 5। आगे चलते हैं। पूछ सकता है वो कि बताइए अर्थ के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर। इस प्रकार के क्वेश्चन वैसे कम आते हैं। ज़्यादातर वो अपन से ये पूछेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में है, जातिवाचक संज्ञा किस में है। ठीक है ना। बताइए समूहवाचक संज्ञा का कौन सा शब्द है ना। इस प्रकार से आएगा वो क्वेश्चन। लेकिन अपन छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, तो इसी वजह से सब चीज़ को साथ में लेके चल रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आ रही है। अब ये नाम से ही पता चल रहा है इसमें, है ना। वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ध्यान देना भाई, एक तो वस्तु है, एक ही स्थान है, ठीक है, और एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि नोट जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो कन्फ्यूजन चक्कर कहाँ ही पड़ेगा, यहीं पड़ेगा। तो जो जाति है ना, जाति आई बात समझ में, यानी कैटेगरी, जब उसको अपन समूह से याद कर सकते हैं। समझ रहा है बात को? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है जो एक से अधिक। जैसे कि नीम का पेड़, भाई नीम के पेड़ है ना। अब नीम के पेड़ ये क्या में आएगा? ये इसमें आएगा, नीम का पेड़ जातिवाचक में आएगा। समझ रहा है बात को? और अशोक के घर के आंगन का नीम का पेड़, आई बात समझ में, तो वो आएगा व्यक्तिवाचक। ध्यान देना इस बात पे, यही खेल है और कुछ नहीं है। समझ रहा है बात को? जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। समझ रहा है बात को? जैसे कि नीम के पेड़ है ना, नीम के पेड़, यहाँ पर आम के फल। समझ रहा है? आम के फल। ठीक है। तो ये क्या है? ये समूह है। ठीक है। जैसे कि ST, SC, OBC, ये किसके हैं? जाति के हैं। ठीक है ना, जाति के हैं। अगर व्यक्ति की पूछेगा तो व्यक्ति का वो इस प्रकार से आएगा कि चल भाई अशोक के घर के आंगन का नीम का पेड़। समझ रहा है? और नीम के पेड़ ये हो गया समूहवाचक। ठीक। तो समूह का मतलब जाति है। क्लियर? तो समूह का मतलब क्या है? जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक। ठीक है ना, जातिवाचक ही हो जाएगी। और व्यक्तिवाचक का मतलब सिर्फ एक, वन फॉर ओनली, है ना। जो एक व्यक्ति है और एक वस्तु है और एक स्थान है, तो व्यक्ति पर्सनल, तो ये एक हो जाएगा। और जाति में सब आ रहा है ना, ऐसे ध्यान कर सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण, क्योंकि वो शानदार जब ऑप्शन देगा ना तब मामला चकराएगा। गंगा, हिमालय, रामपुर। भैया हिमालय एक ही तो है, गंगा एक ही तो है। रामपुर, भारत, पवन, पाकिस्तान, काला सागर, सूर्य आदि। आई बात समझ में? ये है बात। तो ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं जातिवाचक का वो ऊपर दे दिया है ना, और बढ़िया बता रखा है उसमें। तो जातिवाचक का मतलब समूह आ जाएगा। आई बात समझ में? कैटेगरी आ जाएगी। वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि पदों के नाम, व्यवसायों के नाम। अब इसका सीधा सट्ट जुगाड़ यही है ना। अगर आपने ये अलग कर लिया ना, जातिवाचक किसमें है और व्यक्तिवाचक किसमें है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। तो जाति का मतलब यही है, समूह। ठीक है ना, समूह है, समूह। वो ऊपर दे रखा है इसने, ये दे रखा है। जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। आगे चलते हैं। ठीक है। वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। पदों के नाम SDM, DM, उपसभापति, सभापति, BDO आदि। व्यवसाय के नाम डॉक्टर, वकील, शिक्षक, मोची, ठेकेदार इत्यादि। संबंधों के नाम पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ। भाई ये ऐसे ही तो है, दादी। अगर दादी का नाम लिया जाए तो ये थोड़ी है दादी में सब कैटेगरी आ जाएगी। लेकिन अगर उसने पर्सनल से पूछ लिया कि भाई अशोक की दादी, तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। आई बात समझ? यही खेल और कुछ नहीं है। प्राकृतिक आपदा, आंधी, तूफान, वर्षा, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि।
ठीक है। अब जैसे उसने ये पूछ लिया कि भाई श्रीगंगानगर की आंधी चल रही है ना, तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्ति। यानी पर्सनल की बात करेगा तो व्यक्ति है, और अगर समूह की बात करेगा तो वो जाति है। आंधी, तूफान, वर्षा, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि। फर्नीचर का नाम स्टूल, कुर्सी, मेज आदि, है ना। फर्क यही करना है जाति में और समूह में। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है, जाएगा। ये समूहवाचक है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो एक समूह के वर्ग के बारे में बोध कराती है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है, इनमें ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति है, पर्सनल। जातिवाचक ये समूह है, ठीक है ना। जो एक से अधिक के बारे में, है ना, ये क्या कह रहा है? जो एक से अधिक के बारे में, जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है ना, तो वो जाति है, ठीक है। इसके बाद में समूहवाचक, नाम से ही पता चल रहा है, वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण कक्षा, सेना, है ना, जब चक्कर यहीं पड़ेगा, जाति में, समूह में और व्यक्ति में। तो कक्षा, सेना, संगठन, अधिकारी, पुलिस, बारात, मंच, पुस्तकालय, परिवार, आयोग, मोर्चा, परिषद, समिति, दल, सभा, चुनाव, पार्टी, ठीक है। फिर मेला, झुंड, गिरोह, संसद, गुच्छा, कर्मचारी। तो ये है भाई, है ना, समूह ध्यान रखना है। समूह से समूहवाचक हो जाएगी, और जाति से जाति आ रही है। वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। एसडीएम, डीएम, उपसभापति, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोबारा देख लें, व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, ठीक है, फिर समूहवाचक। आगे चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा आ गई, है ना। अब वो है 5 प्रकार हैं, उनके बारे में है ये अब, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, नाम से ही पता चल रहा है, वह संज्ञा जिसे मापा व तोला जा सके लेकिन गिना न जा सके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अब पढ़ने को तो इस प्रकार से लग रहा है कि भाई क्या ही किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कर देंगे ऐसे, लेकिन जब वो क्वेश्चन देगा ना, दिमाग खिल जाएगा। आई बात समझ? तो इन चीज़ों को और इन फैक्टों को हल्के में ना लें, ये है। क्योंकि थ्योरी को पढ़ना आसान है, लेकिन थ्योरी को पढ़ के जब क्वेश्चन करते हैं ना, वो है बड़ी बात। आई बात समझ में? क्योंकि वो क्वेश्चन है ना, वो सब तरीके का देगा, बढ़िया जोरदार। दुग्ध, मक्खन, चावल, है ना, दही, द्रव्यवाचक। लकड़ी, लकड़ी, द्रव्यवाचक में लकड़ी। गेहूँ, सोना, घी, तेल, चांदी, कपड़ा, चाय, पीतल, फर्नीचर, पानी, ठीक। अब ये बात तो सही है, लेकिन इसमें लकड़ी भी है, समझ रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। और चावल है, गेहूँ है, मक्खन है, दूध, मक्खन, इनमें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन सोना भी है, आई बात समझ में, कपड़ा भी है, लकड़ी भी है, ठीक है। पनीर, पानी, चाय, तेल, पीतल, चांदी, ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं, उदाहरण और दे देता तो और भी अच्छी बात थी, ठीक। उदाहरण ही तो है ये, उदाहरण ही है ना, ठीक। नहीं कोई क्वेश्चन होता तो और अच्छी बात है, क्वेश्चन से बढ़िया क्लियर हो जाता है ना कि भाई इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। वो तो क्वेश्चन अलग निकाल लेंगे अपन सबके, है ना, अलग वीडियो में। भाववाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक, वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव और भाव, है ना, गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण, उदाहरण क्रोध, ईमानदारी, है ना, भाव यानी कि इमोशनल। जब क्रोध, ईमानदारी, है ना, ध्यान, गरीबी, चुभन, दया, सुंदरता, ईर्ष्या, ममत्व, मिठास, खुजली, 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 खुजली भाववाचक संज्ञा। अच्छा, गुरुत्व और जलन, ये तो सब है, ठीक है, गुरुत्व है, जलन है। अब ये ऐसे नहीं है कि यही है, और भी काफ़ी है, ठीक है ना, ये तो उदाहरण है। तो क्रोध, ईमानदारी, दया, है ना, दया है, दया, गरीबी, ये तो ध्यान है, और ये दया है, सुंदरता, ईर्ष्या, ममत्व, मिठास, खुजली, गुरुत्व, जलन, ठीक है ना। तो भाई खुजली भी है, आई बस में, खुजली भाववाचक में है ना। चुभन और ईर्ष्या, वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। आगे चलते हैं, ये है भाई। अब इसमें कोई दिक्कत है? अब ये जातिवाचक संज्ञा है, इनमें कोई परेशानी है? संज्ञा के
संज्ञा शब्द है ना, जब संज्ञा पढ़ रहे थे ना अपन, जब संज्ञा ये परिभाषा है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक है ना। व्यक्ति का बता दिए पर्सनल, जाति यानी कि सवार हैं उसमें है ना, और भाववाचक, ठीक है, व्यक्ति, जाति और भाववाचक। इसके बाद में 5 है ये अर्थ के आधार पर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो अर्थ और व्युत्पत्ति 3 है। फिर व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक में गंगा, हिमालय, रामपुर, भारत। जातिवाचक उपसभापति, सभापति, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची है ना, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक कक्षा, परिवार, परिषद, सभा, चुनाव, मेला, झुंड, ठीक है ना, ये है। और एक है द्रव्यवाचक है ना, द्रव्यवाचक है ना, सोना, चांदी, पीतल, पनीर, कपड़ा, मक्खन, दूध, चावल, गेहूँ है ना, और दही, पानी, चाय, तेल। भाववाचक क्रोध, ईमानदारी, दया, गरीबी, चुभन, दया, सुंदरता, इच्छा, ममत, मिठास, खुजली, क्रोध, जलन। तो ये है, आई समझ में, ये संज्ञा क्लियर हो चुकी है अपनी, ठीक है ना। और क्वेश्चन आएंगे ना तब उनको देख लेंगे, यानी कि संज्ञा के अगर 100-150 क्वेश्चन निकाल लेंगे ना तरह तरह के, तो संज्ञा अपनी एकदम क्लियर हो जाएगी संज्ञा, ठीक है। और ये मेन चीज़ें हैं ना, इनसे देख चुके हैं अपन, तो ये संज्ञा क्लियर हो चुकी है अपनी। अब आगे चलते हैं किसके बारे में, सर्वनाम। बताइए भाई सर्वनाम क्या है, क्योंकि मेन चीज़ें जो तथ्य है वो फैक्ट है वो तो पता तो होना चाहिए। ये सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताता है। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण मतलब जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषण की भी जो विशेषता बताए है ना, विशेषण की भी जो विशेषता बताए वह प्रविशेषण है। जब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है ना। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर है ना प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर, यहाँ पर संज्ञा का जो बोध कराते हैं वो शब्द सर्वनाम, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, ठीक है ना। तो संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की, है ना। यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी सर्वनाम कह सकते हैं। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है भाई। सर्वनाम अब है ना, इसमें खेला खेल सिर्फ यही है, ये जो 11 है ना ये याद रखने हैं, ठीक है ना, कि भाई कौन सा सर्वनाम है कौन सा विशेषण है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11, ठीक, 11, यानी कि 1 और 1 है ना, 11 है, कोई दिक्कत नहीं। सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6 है। तो देखें, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक है, नाम से ही पता चल रहा है, ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। निश्चय से निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है। ये 11 है ना, ये जब 11 हो रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं ये अलग है ना, 11 ये अलग है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है, ठीक है। और सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने हैं, 6 है, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, यह है, वह, ये, मेरी, यानी कि ये मेरी माता है, वह मेरा भाई है, यह पुस्तक मेरी है। समझ रहा है बात को, निश्चय यानी कि निश्चय हो रहा है उसमें। अनिश्चय, कोई कुछ, सब जानते हैं कि कोई दूर रो रहा है, कोई रोड पे जा रहा है, कुछ इधर से आ रहा है, समझ रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक में ये चिन्ह आएगा, वो प्रश्नवाचक में और कोई वो नहीं है इसका। संबंध, जो, सो, जिसका, जिसकी, ठीक है ना, यानी कि जो पढ़ेगा, ठीक है, सो पास होगा। आई बात समझ में, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी कि जो, सो, जिसका, जिसकी, जो, सो, जिसका, जिसकी, जो, फिर सो है ना, जिसका, जिसकी। निजवाचक सर्वनाम, स्वयं, आप, खुद, यानी कि स्वयं कैप्टन, ठीक है, निज, स्वयं कैप्टन, निज। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम, मध्यम, अन्य, ठीक है। तो पुरुष का मतलब क्या है, उत्तम, मध्यम, अन्य। पुरुषवाचक के भाई 3 है, एक तो उत्तम, एक मध्यम और अन्य, ठीक है। उत्तम,
उत्तम, उत्तम में ये स्वयं ही आ जाता है, मध्यम है ना बीच का, और अन्य, ठीक, यानी कि जो आपस में बतला रहा है वो उत्तम आ जाएगा, और जो बीच में है बात को जो ट्रांसफ़र करने वाला है वो मध्यम है, ये अन्य के लिए। तो उत्तम, उत्तम आता है स्वयं के लिए, ठीक है ना, उत्तम स्वयं के लिए, मध्यम जैसे कि ये 3 है, जब ये आ जाएगा उत्तम, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में है वो मध्यम है ना, मध्यम है, ठीक है, और अन्य के लिए इनसे कोई अलावा अन्य, और कोई गलत सलत हो जाए तो देख लेना भाई, है ना। तो ये है, तो ये जो है जो सही है इसी के आधार से पढ़ रहे हैं अपन। निश्चयवाचक सर्वनाम यह है, वह है, ये वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ। प्रश्नवाचक कोई दिक्कत नहीं। संबंधवाचक जो, सो, जिसका, जिसकी। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, आप, खुद। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है, यहाँ से चक्कर पड़ेगा, यहाँ से चक्कर इस प्रकार से पड़ेगा, है ना। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो अपन कर देंगे, लेकिन वो अपन से ये पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं। भेद कितने हैं? 6। निश्चय पा जाइए, नाम से ही क्लियर हो रहा है ना। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती है। यह है, वह है, ये, वे, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण, यह मेरी कार है, यह मेरा घर है, वे तुम्हारे पति है, वे। समझ रहा है? वे भाई निश्चय हो रहा है ना। आगे चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे आइए अब। अनिश्चयवाचक, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध न हो तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कोई, कुछ, आदि। समझ रहा है बात को? अनिश्चयवाचक, नाम से ही पता चल रहा है, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध न हो तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कोई, कुछ, आदि। फिर उदाहरण, चने में कुछ गिर गया है, ठीक है, रीना को कोई मिल गया है, ठीक। और जो अपन ने उदाहरण बताए थे ना वो भी सही थे, जैसे कि रोड पे कोई जा रहा है, ठीक है, कोई इधर से आ रहा है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वो तो अब तो ये नॉर्मल लग रहा है, वो क्वेश्चन आएगा ना तब होगा खेल, ठीक। तो अभी तो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन अलग ही पढ़ेंगे अलग वीडियो में, ठीक है। ये है, अब इसमें ये चीज़ें अपन को क्लियर करनी है। कौन कौन सी चीज़ें क्लियर करनी है? संज्ञा पढ़ चुके हैं, ठीक है, सर्वनाम चल रहा है अपना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ेंगे, है ना, क्रिया है और फिर काल है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक एक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, समझ रहे हैं ना बात को। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध हो तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या, क्यों, कब, कहाँ। क्या खा रहे हो, है ना, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, इसका सीधा सट्ट जुगाड़ ये है। कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना, क्या, कहाँ, क्यों। संबंधवाचक सर्वनाम, नाम से ही पता चल रहा है ना, जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा। अब समझना मेरी बात को, क्योंकि जब संबंधवाचक सर्वनाम आएगा ना तब चक्कर पड़ेगा। तो अब ये आपको याद ही करना है, क्योंकि चक्कर जो अगर पड़ेगा ना, जो डाउट होगा ना उसको क्लियर करेंगे ये। समझ रहा है बात को? जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा, जो, सो। कोई दिक्कत है? संबंधवाचक, यानी कि जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा, ठीक है। यह उसका है, उसका, उसका, उसकी, जिसका, जिसकी। आगे देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बढ़िया दे रखा है। जैसा देश वैसा भेष। समझ रहा है बात को? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो तो वह संबंध वाक्य सर्वनाम कहलाता है। पहला वाक्य, समझ रहा है, जैसे कि पहला वाक्य है ना प्लस दूसरा वाक्य, तो पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। अब ये जो संबंधवाचक सर्वनाम है ना, ये एक जो संयुक्त वाक्य है ना, कि भाई जो वाक्य होते हैं किसी प्रकार के होते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है, साधारण वाक्य। तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। शुरू का होता है साधारण वाक्य, ठीक है। फिर ये संयुक्त है, संयुक्त यानी कि जोड़ने वाला, है ना, संयुक्त, साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य,
आई बात समझ में, जिसमें सब आ जाते हैं। तो ये जो है ना संयुक्त वाक्य, ये इसी प्रकार का है, ठीक है ना, ये संबंधवाचक सर्वनाम। सिमिलरिटी है इनमें, ध्यान रखना, क्योंकि वो जो वाक्य पढ़ेंगे ना तो वहाँ भी कहेंगे, यानी कि वो काल पढ़ेंगे ना, जैसे कि मिश्र, वो जो वाक्य पढ़ेंगे सॉरी है ना, जो वो मिश्र वाक्य, ठीक है, जैसे कि मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, तो साधारण वाक्य एक तो साधारण, ठीक है, साधारण हो गया। साधारण के बाद में एक है संयुक्त, संयुक्त मतलब जोड़ने वाला, ठीक है, और 3 का मतलब है मिश्र वाक्य, जिसमें सब आ जाएंगे, साधारण भी संयुक्त भी, ठीक है ना। तो साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य, तो इसी प्रकार का है ये संयुक्त है ना संबंधवाचक सर्वनाम। तो उसमें भी इस प्रकार कहेंगे, जो सो यह है वो हो, है ना, इस प्रकार के उसकी भी पहचान इसी प्रकार से करनी पड़ेगी। तो सिमिलरिटी है, इस वजह से बता रहा हूँ मैं। जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा आदि। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा देश वैसा भेष। अब निश्चय पे आ जाइए, निज पे आइए, निज पे, है ना। तो ये संबंध हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया, ये अनिश्चय हो गया, ये निश्चय हो गया, ठीक। आगे चलते हैं अब निजवाचक, ठीक भाई, निजवाचक पे आइए। जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। स्वयं कैप्टन, ठीक भाई, आप, स्वयं, खुद। उदाहरण, आप चले तो, आप भले तो जग भला, मैं आप पर जाऊंगा। जब अपन से वो यही पूछेगा, जैसे कि ये वाक्य देगा वो, बताइए मैं आप, उदाहरण, मैं आप, निजवाचक सर्वनाम, मैं आप जाऊंगा, ये गलत लिख रखा है इसने, मैं अपने आप आएगा इसमें, है ना, मैं अपने आप जाऊंगा, मैं अपने आप जाऊंगा, ठीक है ना, जब शुद्ध होगा ये। आप भले तो जग भला, मैं अपने आप जाऊंगा, जब ये मैं आ रहा है ना इसमें, ठीक, निजवाचक। आप भले तो जग भला, आप स्वयं, ठीक है, आप स्वयं और खुद, ठीक है। तो जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो, स्वयं के द्वारा, यही ध्यान रखना है, तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। वैसे नाम से ही पता चल रहा है, आप, स्वयं, खुद। प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब है उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना ये, जैसे कि मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, मध्यम, तुम, तुम्हारा, जैसे कि ये 3 कैंडिडेट है, ठीक है ना, 3 कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट है, तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, ये मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक। तुम, तुम्हारा, जैसे कि अपन बोल रहे हैं इससे, तुम, तुम्हारा, ठीक है, तुमसे, है ना, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुमसे, है ना, तुम आएगा। और अन्य पुरुष का मतलब कोई और, है ना, जैसे कि यहाँ ये दोनों की बात खत्म होगी, ये दोनों की बात में तो मध्यम आ जाएगा ना, उत्तम पुरुष ये स्वयं कैप्टन आ जाएगा। और अन्य की बात है कोई और है, यह, वह, ये, वे, ठीक, यह, वह, ये, वे। दोबारा देख ले, निजवाचक, जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों का बोध हो तो वह निजवाचक सर्वनाम, आप, स्वयं, खुद ये आएगा, है ना। आप भले तो जग भला, मैं अपने आप जाऊंगा, ये निजवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, मेरा, है ना, जब उत्तम पूछेगा वो पूछेगा, उत्तम की पहचान है मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा। मध्यम पुरुष का मतलब है तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, तुमसे, ठीक। अन्य पुरुष का मतलब है यह, वह, ये और वे, ठीक। तो ये सर्वनाम अपना क्लियर हो चुका है। दोबारा देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, ये सर्वनाम है, मेन बात है इसमें, आई समझ में, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। और सर्वनाम के भेदीय प्रकार कितने हैं? 6 है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक ये हो गया, निश्चय हो रहा है। अनिश्चय में कोई निश्चय नहीं है। और प्रश्नवाचक में प्रश्न आएगा, क्या, क्यों, कब, कहाँ। संबंध में जो सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा संबंध, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। निजवाचक आप, स्वयं, खुद, यानी खुद कैप्टन है। पुरुषवाचक में पुरुषवाचक के 3 हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य, यानी कि मैं, मेरा, उत्तम, मध्यम, तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, अन्य, यह, वह, ये, वे। तो ये अपना सर्वनाम क्लियर हो चुका है।
आइए तो संज्ञा क्लियर, सर्वनाम क्लियर। अब आ जाइए विशेषण पे। ठीक है, विशेषण देखते हैं कि भाई विशेषण कहते क्या हैं, विशेषण होता क्या है। आई बात समझ में। तो परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। समझ रहा है बात को। जो शब्द संज्ञा देखे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बोध कराने वाले शब्दों को तो बोलते हैं संज्ञा। ठीक है भाई, संज्ञा हो गई। अब संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को बोलते हैं सर्वनाम, है ना। यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं ना, यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहते हैं सर्वनाम है। अब संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को जब विशेषण कहते हैं, जब ये सही रहेगा बेस्ट। आई बात समझ में। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध कराने वाले शब्द वो संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम है, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वो विशेषण है। ठीक, अब आ जाइए विशेषण पे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। विशेषण, जो शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है। विशेष यहीं खेला होगा ये, जैसे कि विशेषण क्या है, विशेष क्या है, प्रविशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है। आई बात समझ में। ये शॉर्ट है इसमें, लेकिन ये काफ़ी गहरे हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है। विशेषता कोई दिक्कत नहीं है। विशेषता जैसे कि आपने ये पढ़ा हो कर्मधारय समास में, तो ठीक है ना, उपमा उपमेय। तो जो शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जो शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण। ठीक, विशेषण क्लियर हो गया। विशेष से किसे कहते हैं, है ना। जब ये छाटने पड़ेंगे अपन को, जो वो शब्द देगा ना उसमें कि बताइए निम्न में कौन सा विशेष है, कौन सा प्रविशेषण है ना। प्रविशेषण पहले बता चुके हैं, यानी विशेषण की भी जो विशेषता बता रहा है। अब ये विशेषण के आगे क्रिया है तो उसमें विशेषण भी होगी, क्रिया भी होगी, है ना। तो ये नाम है ना, नाम के आधार पर आप याद रखें इनको, क्लियर हो जाएगा। दोबारा देख लें। विशेषण, जो शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है। विशेष। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताएं वह प्रविशेषण कहलाता है। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण है। तो नाम के आधार पर है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। दोबारा देख ले। विशेषण, जो शब्द विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे कि मोहन काला है। ठीक है ना, मोहन काला है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। विशेष्य। ठीक है, प्रविशेषण ये हो गया। और क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, नाम से ही पता चल रहा है वह क्रिया विशेषण होता है। आगे चलते हैं। विशेषण के भेद या प्रकार। तो सार्वजनिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब एक एक को लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण, है ना, सर्वनाम के शब्द आएंगे इसमें। जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वजनिक विशेषण और यौगिक सार्वजनिक विशेषण। ठीक, तो इसमें क्या करना है, उदाहरणों नहीं दे रखा है इसने। अब ये जैसे कि ये सार्वजनिक विशेषण है ना, तो सर्वनाम शब्द आएंगे भाई, वो सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं, समझ रहा है, ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक और यौगिक। ठीक भाई, सार्वनामिक विशेषण है ये। संख्या से, है ना, जब यही थोड़ा बहुत तो टफ लग रहा है ना, सार्वनामिक। वैसे नाम आ रहा है इसमें सर्वनाम, तो अगर सर्वनाम आएगा तो वो सार्वनामिक है। संख्या से संख्या है, वे शब्द जो संख्या अथवा सर्वनाम की, ऐसे नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें नॉर्मल आएंगे, है ना, वो पूछने वाले के ऊपर है। इसमें से इतने प्रकार के तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो टस से मस नहीं हो सकते अपन पे। आई बात समझ में। तो ये है कहने का मतलब। संख्यावाचक विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।
ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। नाम से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित अनिश्चित। और ये मौलिक है और यौगिक है ना, सार्वनामिक, संख्यावाचक। अब गुणवाचक विशेषण है, उदाहरण दे रखा है भाई, है ना। उदाहरण देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। कौन कौन से उदाहरण है ये? एक तो निश्चित का है, एक अनिश्चित का है। कक्षा में 50 विद्यार्थी है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, ये हो गया। सुमन का सुपर टेट में 5वां स्थान आया है, ठीक है, निश्चित वाचक सर्वनाम है इसमें। सुमन का सुपर टेट में 5वां, समझ रहा है भाई। ये कह रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, कक्षा में 50 विद्यार्थी है, ये हो गया निश्चित वाचक संख्या वाचक विशेषण। सुमन का सुपर टेट में 5वां स्थान आया है, ठीक है, तो निश्चितवां, ये निश्चितवां ही है भाई, 5वां स्थान आया ना, निश्चित है। बारात में कुछ लोग आए हैं, कुछ, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। आगे चलते हैं, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म और स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं गुणवाचक। गुणवाचक 5 प्रकार के होते हैं भाई, है ना। तो कौन कौन से होते हैं? कालबोधक, है ना, रंगबोधक, आकारबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक। वो नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कि काल है तो पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताज़ा, मौसमी, ताज़ा और मौसमी। रंगबोधक तो रंगबोधक विशेषण है, काला, पीला, नीला, लाल, हरा, सफ़ेद। आकारबोधक तिकोना, चिकोर, चौकोर, गोल और वर्गाकार। अब जैसे कि अगर वो देखा ना तो ये दे दिया चौकोर, कि भाई ये बता ये जो चौकोर है इसमें किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है ना। ऑप्शन में देगा वो संख्यावाचक है या फिर गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन टफ नहीं होता, उसका जो ऑप्शन होते हैं ना वो टफ होते हैं, इस वजह से क्वेश्चन टफ होता है। तो ये जो चौकोर है ना, चौकोर, ये गुणवाचक है, ठीक है, चौकोर। आकारबोधक विशेषण तिकोना, चौकोर, गोल, वर्गाकार। दशाबोधक लंबा और गोल, पतला, चौड़ा। गुणबोधक ईमानदार, बेईमान, सुंदर, है ना, अच्छा, कपटी, ठीक है, ये है। तो दोबारा देख ले। कालबोधक विशेषण पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताज़ा, मौसमी। ताज़ा मौसमी चक्कर पड़ सकता है भाई, लेकिन काल तो आ रहा है इसमें, ताज़ा और मौसमी में। रंगबोधक काला, पीला, नीला, लाल, हरा, सफ़ेद। आकारबोधक तिकोना, चौकोर, गोल, वर्गाकार। दशा लंबा, मोल, पतला, चौड़ा। गुणबोधक ईमानदार, बेईमान, सुंदर, अच्छा, कपटी, है ना। तो वैसे नाम से ही पता चल रहा है, गुणबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक, दशाबोधक, आकारबोधक, रंगबोधक और कालबोधक। गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 और 2 5। अब आ जाइए परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया, परिमाण, है ना। तो नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है, समझ रहा है, परिमाणवाचक। तो जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है, तो राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया, नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है। आई बात समझ? परिमाणवाचक विशेषण है ये, दोबारा देख लें। ये विशेषण हो चुका है अपना क्लियर, ठीक है ना। सही व स्वीट दे रखे हैं, शॉर्ट व स्वीट। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषता बताता है। विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए। क्रिया, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, कोई दिक्कत नहीं। फिर विशेषण के वेरिएंट प्रकार कितने हैं? सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। जब सार्वनामिक में क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है सार्वनामिक विशेषण है जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक है और यौगिक है, ठीक है, मौलिक है और यौगिक है। सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक, वे शब्द जो संख्या अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। एक निश्चित है, एक अनिश्चित है। उदाहरण, कक्षा में 50 विद्यार्थी है, ये निश्चित है। बारात में कुछ लोग हैं, ये अनिश्चित है।
फिर गुणवाचक, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक। कालबोधक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं गुणवाचक? गुणवाचक 5 है, जैसे कि काल है, रंग है, आकार है, दशा है, गुणबोधक है। फिर परिमाणवाचक विशेषण, ये 2 प्रकार के होते हैं। जिन विशेषणों में संख्या अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है वे परिणाम विशेषण कहलाते हैं। एक ही प्रकार का है ना, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया। नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है। नीलिमा की कोई साड़ी है ये, तो ये 6 मीटर है, तो ये क्या है? परिमाण। राधा ने 1 लीटर, ये 1 लीटर दूध पी लिया है ना, तो परिमाणवाचक। तो ये था भाई विशेषण, ठीक है ना। वो पूछेगा कि बताइए निम्न में कौन सा विशेष है, कौन सा विशेषण है, कौन सा संख्यावाचक है, कौन सा गुणवाचक है, कौन सा परिणामवाचक है, निश्चित अनिश्चित, ठीक, काल, रंग, आकार, दशा, गुण, वैसे नाम से ही पता चला है। अगर क्वेश्चन को सही तरीके से समझेंगे ना तो कर देंगे। अब आ जाइए क्रिया पे, ठीक है। अब क्रिया पे आ जाइए, क्रिया, ठीक है। जिस शब्द से किसी काम का होना, करना पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है भाई। मूल रूप को, अब मूल रूप का कैसे पता करेंगे कि भाई इसमें मूल रूप है, ठीक है। क्रिया का निर्माण, 1 मिनट, चलिए बताइए, है ना। क्रिया, जिस शब्द से किसी काम का होना, करना पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया का निर्माण, धातु में ना, समझ रहा है बात को, ना, अगर ना आ रहा है, ठीक है ना, जैसे कि 9 2 11 होना, ठीक है, 3 13 होना है, आग बबूला होना, ये जो मुहावरे होते हैं ना उनमें नाना होते हैं, तो नाना का मतलब उसमें क्रिया होती है। लोकोक्ति आएगी ना, लोकोक्ति में ना नहीं होगा, है ना। कुछ 2 4 में आ जाए तो वो अपवाद है, लोकोक्ति में ना नहीं होगा। अगर वो पूछ ले कि बताइए निम्न में से कौन सा लोकोक्ति है, कौन सा मुहावरा है, तो मुहावरा की पहचान यही है, ना आएगा लास्ट में, ठीक है। 9 2 11 हो ना, लोकोक्ति में इस प्रकार से नहीं आएगा, ठीक है। कोई 2 4 सब उनमें आ सकता है, लेकिन ये नहीं है। अमिट पहचान है मुहावरे की, लोकोक्ति मुहावरे में ना आएगा, लोकोक्ति में कुछ नहीं आएगा, है ना। ये है बात का, ठीक है। तो ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है, जैसे कि ये धातु है, प्रत्यय है, क्रिया है। चल ना, चलना। पढ़ धातु है, ना प्रत्यय है, पढ़ना। हंस धातु है, ना प्रत्यय है, हंसना। रो धातु है, ना प्रत्यय है, रोना, ठीक है ना। चल में प्रत्यय जोड़ दिया ना, और क्रिया चलना। चल क्या है? मूल धातु है। मूल धातु अगर छांटने लग गए ना सही, मूल धातु अगर सही छांटने लग गए ना आप, तो एक तो प्रत्यय गलत नहीं होगा, संधि गलत नहीं होगी, है ना, और उपसर्ग गलत नहीं होगा। क्योंकि जब जैसे कि संधि भी करते हैं ना, तो संधि अगर जब जो मूल शब्द है वो उसको ही अगर आपने हटा लिया या पर अलग कर लिया, तब आप संधि गलत नहीं करेंगे, प्रत्यय सही करेंगे, और उपसर्ग, ये जो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों सही करेंगे, क्योंकि उससे मूल शब्द का ही खेल हो जाता है। कि अगर भाई पता चल जाए ना कि भाई इसमें कौन सा मूल शब्द है, अगर मूल शब्द अलग कर लिया तो फिर अपना प्रत्यय ऑटोमेटिक ही अलग हो जाएगा। तो ये है, तो मूल शब्द अगर सही तरीके से अलग कर लिया तो क्वेश्चन सही जाएगा, चाहे वो प्रत्यय हो, चाहे वो उपसर्ग हो, ठीक है, चाहे वो संधि हो। ये बात है, ये जो मूल शब्द जो अलग करते हैं ना उसकी। तो चलना में मूल शब्द है चल, पढ़ना में मूल शब्द है पढ़, हंसना में मूल शब्द है हंस, रोना में रो। क्रिया के भेद या प्रकार 2 है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, या रचना या बनावट के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। जब यहाँ से ही क्वेश्चन पूछता है भाई, वो बताइए निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक है, निम्नलिखित में कौन सी अकर्मक है। ये छोटा है क्वेश्चन, ये जो है चैप्टर है, लेकिन ये काफ़ी है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सकर्मक और अकर्मक के। आई बात समझ में? द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में 2 कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई, ठीक है। सब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव वर्ब। अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया से तो इतने ज़्यादा उत्तर नहीं आते हैं ना, सकर्मक और अकर्मक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई, अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के सहयोग से निर्मित होती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण, मैंने किताब पढ़ ली, रीना खेलती कूदती रहती है, मोहन पढ़ता लिखता रहता है, दिव्या फ़ोन कंप्यूटर चलाती रहती है, मुझे जाने दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। जहाँ आवाज़ या ध्वनि में बल लगाना पड़े, जैसे जाने दो, ये संयुक्त क्रिया की बात कर रहा है भाई। पहचान। जहाँ आवाज़ या ध्वनि में बल लगाना पड़े, जैसे जाने दो। तो मैंने किताब पढ़ ली है, ठीक है। जहाँ आवाज़ या ध्वनि में बल लगाना पड़े, जैसे जाने दो। रीना खेलती कूदती रहती है, मोहन पढ़ता लिखता रहता है, दिव्या फ़ोन कंप्यूटर चलाती रहती है, मुझे जाने दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, जाने दो, है ना। तो ये इस प्रकार से नहीं आते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर, है ना। ज़्यादातर जो सकर्मक और अकर्मक है वहाँ से ही क्लियर हो जाएगा। तो सकर्मक अकर्मक का ही ध्यान रखना है। प्रेरणार्थक क्रिया, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। वे क्रियाएँ जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। धातु में आना तथा वाना। प्रथम में प्रेरणार्थक क्रिया आना है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वाना, प्रथम आना वाना प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है ना। चलवाना। उदाहरण, चलाना चलवाना। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है आना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है वाना। तो जैसे कि चलाना चलवाना, ये जो वाना है ना, ये वाना इसमें है। तो चलाना और चलवाना, ठीक। उठना उठवाना उठाना। आई बात समझ में? सहायक क्रिया है, ठीक है। इसके बाद में सहायक क्रियाएं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती है, तो वह सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रियाएं है, हूँ, हे, था, थी, थे, ता, ती, ते, गा, गी, गे। उदाहरण, वह स्कूल जाती है, वह खाना खाएगा। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जब है ना, यहाँ से क्वेश्चन है ना, ये जो सकर्मक अकर्मक क्रिया है ना, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। दोबारा देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी काम का होना करना पाया जाए वह क्रिया कहलाती है, ठीक है। धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। ये अलग करना सीख गए तो पार पड़ जाएगी। जैसे कि चल ना चलना, चलना में धातु ये हो गया है ना। तो पढ़ना, हंसना, रोना, है ना। फिर क्रिया के भेदीय प्रकार कितने हैं? 2 है, सकर्मक अकर्मक क्रिया। जब इसका ही खेल होता है ज़्यादातर। बताइए किसमें सकर्मक है किसमें अकर्मक है, ठीक है। और देख लेंगे इसको, है ना, अलग जगह से। ये जो है इतना देख लेते हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में 2 कर्म हो, है ना, नाम से ही पता चल रहा है, कहलाती है। रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई, अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, ठीक है। और इसका सीधा सट जुगाड़ यही है ना, यानी कि सकर्मक अगर कर्म है तो सकर्मक है, और अगर उसमें कर्म नहीं है तो वो अकर्मक है ना। सीधा और स्ट्रेट जुगाड़ यही है। लेकिन आपको वह पहचानना पड़ेगा कि भाई किसमें ये जो कर्म हो रहा है, ठीक है ना। सकर्म का मतलब सकर्म है, यानी किसमें कर्म हो रहा है और किसमें कर्म नहीं हो रहा है, ये आपको छांटना पड़ेगा, तभी ये क्लियर होगा सकर्मक और अकर्मक, ठीक है ना। कि किसमें कर्म हो रहा है, यानी कि किसमें कर्म है किसमें कर्म नहीं है। आई बात समझ में? ये है बात। अब जैसे कि इसका उदाहरण बताएं सकर्मक क्रिया की, जैसे कि मोहन मोटरसाइकिल चलाता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया का क्या बोलेगा? जैसे कि मोहन बैठा है, समझ रहा है, मोहन बैठा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आएगा वो। सकर्मक का सीधा सट जुगाड़ यही है कि जैसे कि मोहन मोटरसाइकिल चलाता है, तो जो मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल का जो प्रभाव पड़ रहा है किस पे? मोहन पर, ठीक है ना। कि मोहन मोटरसाइकिल चलाता है तो मोटरसाइकिल पे किस पे जोर दे रही है? मोहन पे। और अगर इस प्रकार का सिस्टम नहीं है तो वो अकर्मक है। समझ रहा है बात को? ये है। अकर्मक में ज़्यादातर जो शब्द है वो छोटे आएंगे, सकर्मक में ज़्यादातर बड़े आएंगे। लेकिन ये अपवाद है ना, कुछ कुछ कर सकते हैं आप इस प्रकार से, जैसे कि अकर्मक का छोटा रूप होगा शब्दों में, लेकिन जो सकर्मक है उसका जो बड़ा रूप होगा, है ना, अगर वो पूछेगा तो।
और अगर सकर्मक की बात अगर करेगा वो, तो उसमें जैसे कि मोहन मोटरसाइकिल चलाता है ना, तो मोटरसाइकिल ये हो जाएगी सकर्मक। लेकिन अकर्मक की बात करेगा तो वह इस प्रकार से नहीं देगा, है ना। यानी कि ये मोहन मोटरसाइकिल चलाता है, डायरेक्ट इसी प्रकार से दे देगा मोहन मोटरसाइकिल पे बैठा है। आई समझ में, या फिर मोहन मोटरसाइकिल, ये इस प्रकार से आएगा, है ना। और अलग तरीके से और अलग जगह से और देख लेंगे, लेकिन मेन जो तथ्य है वो यही है, क्योंकि इनके क्वेश्चन अपन लिखा चुके हैं काफ़ी, 100 200 300, है ना। तो उनका यही है सारा, अगर कर्म है तो सकर्मक है, अकर्म है तो ये है। अब ये ढूंढना है आपको कर्म किस में है, अकर्मक किस में है। ठीक, तो सकर्मक का सीधा सट्ट जुगाड़ यही है, वो उसका अगर जोर पड़ रहा है, जैसे कि मोटरसाइकिल कौन चला रहा है, मोहन, तो वो सकर्मक आ जाएगा। भाई मोटरसाइकिल कौन चला रहा है, सकर्मक। और ये भी इस प्रकार से भी करते हैं, जैसे कि वो आंसर क्वेश्चन करके देख लीजिए कि भाई मोटरसाइकिल कौन चला रहा है, कि भाई कौन चला रहा है, तो अगर आंसर आ रहा है कि भाई मोहन चला रहा है, तो सकर्मक है। और अगर इसी प्रकार से अकर्मक में लगा के देखें भाई मोटरसाइकिल कौन चला रहा है, और इस प्रकार से आपको सही और स्पष्ट तरीके से आंसर नहीं आ रहा है, तो वो अकर्मक है। तो ये 2-3 टिके हैं, इनको करने का सही जुगाड़ है ना। तो जैसे कि सकर्मक बता दिया, मोहन मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है ना, तो ये सकर्मक है। ठीक है, जैसे कि मोटरसाइकिल का जोर पड़ रहा है किस पे, मोहन पर। और अकर्मक क्रिया का प्रभाव ये है कि भाई इसमें पता नहीं चलेगा अपन को, इस प्रकार से जोर नहीं पड़ेगा मोटरसाइकिल का मोहन पे, इसमें डायरेक्ट ही नाम आएगा और एक छोटा शब्द होगा इसका, है ना। और दूसरी बात ये जो है ना अकर्मक क्रिया, इसमें इसका आप इस प्रकार से भी पता लगा सकते हैं कि भाई कि कौन मोटरसाइकिल चला रहा है, मोहन। और अगर आंसर आ रहा है तो मोहन है, और अगर आंसर नहीं आ रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी बार ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होती है ना, तो वो तगड़े वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें नहीं होती है। तो लेकिन ज़्यादातर जो 70 या 80% क्वेश्चन है वो इन्हीं से ही हो जाता है, ठीक है। और इनके क्वेश्चन निकालेंगे अपन काफ़ी, 100 200 300, जब ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये है द्विकर्मक क्रिया, नाम से ही पता चल रहा है, जिस क्रिया में 2 कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई, अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। और संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के सहयोग से निर्मित होती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। जहाँ आवाज़ या ध्वनि में बल लगाना पड़े, जैसे जाने दो। अब ये तो क्या समझ में नहीं आया, सकर्मक अकर्मक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक नाम से ही पता चल रहा है ना, इससे भी आते हैं क्वेश्चन। वे क्रियाएँ जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को, जैसे कि मोहन पे चला नहीं जा रहा है, समझ रहा है ना, चला नहीं जाता है, यानी कि जिस प्रकार के उसमें भाव हो ना, भाव, वो प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगी। यानी कि इमोशनल हो, वो प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगी, क्योंकि वह उस पर उठा नहीं जा रहा है, ठीक है ना, कि उस पर पड़ा नहीं जा रहा है, उस पर चला नहीं जा रहा है ना। यानी कि जो भाव आएंगे वो प्रेरणार्थक क्रिया आएगी। तो वे क्रियाएँ जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करें, वे प्रेरणार्थक क्रियाएँ कहलाती है। धातु में आना तथा बहाना, जैसे कि ये आना है, ये शॉर्ट जुगाड़ है इसका, कि भाई अगर ये आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। इमोशनल का भी अगर पता नहीं चल रहा है तो आना अगर बाना है, जैसे कि चलाना और चलवाना है तो काम हो जाएगा। उठना उठवाना है, चलाना चलवाना है, उठना उठवाना है। सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती है, तो वह सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया हैं, हूँ, हैं, था, थी, थे, ता, ती, ते, गा, गी, गे है, ये गे। नाम धातु क्रिया ये है भाई, है ना। तो इनको देख लेना, सकर्मक अकर्मक क्रिया को और प्रेरणार्थ क्रिया को ढंग से और अच्छी तरीके से। आई बात समझ में, अपनी क्रिया ये जो क्लियर हो जाएगी, है ना। और क्वेश्चन निकाल लेंगे, मूल शब्द कैसे निकालते हैं, मूल धातु कैसे निकालते हैं, ये सब पता होना चाहिए। अब ये काल है, ठीक है ना, काल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए देखते हैं काल को, क्योंकि क्वेश्चन देगा वो। आई बात समझ में। तो काल है वो ना, काल का अर्थ है समय या मौत। क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से, काल के भेद कितने हैं, 3 हैं, जैसे कि भाई भूतकाल के तो 6 हैं, वर्तमान काल के 5 हैं, भविष्य काल के 3 हैं। भूतकाल 6, वर्तमान 5 है ना, तो 6 5 3 है। भूतकाल, जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो तो वह भूतकाल। अब इसका सीधा सट्ट जुगाड़ यही है, ये जो काल है ना, इनका करने का जुगाड़ यही है, इनको खुद पे घटा के देखिए,
ठीक है ना। जैसे कि वो शब्द दे रखा है तो उसको समझिए कि भाई वह बात किस प्रकार की कर रहा है, कि वह वो भविष्य की बात कर रहा है या फिर वर्तमान की कर रहा है, या फिर उसमें क्या है हैं। अगर इस प्रकार से भी सिस्टम नहीं बैठ रहा है तो उस पर खुद पे घटा के देखिए कि मैं अगर इस प्रकार से जाऊँगा तो यह किस प्रकार का काल हो जाएगा, हैं। भविष्य की बात आ रही है, वर्तमान की काल की बात आ रही है, ऐसे करके देखिए, है ना। तो ये काल जहाँ तक क्लियर हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। भूत के 6 हैं, वर्तमान के 5 हैं और भविष्य काल के 3 हैं। जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो तो वह भूतकाल कहलाता है। समझ रहा है बात को? पूर्णता या अपूर्णता, ठीक है। ये नहीं है कि भाई वो पूर्णता की बात कर रहा है और ये भी नहीं है कि वो अपूर्णता की बात कर रहा है ना। भूतकाल कभी कभी ये गुमराह कर देते हैं, जैसे कि सामान्य भूतकाल और भूतकाल, सामान्य वर्तकाल। ये जो सामान्य है ना, ये खतरनाक है, ठीक, इससे कन्फ्यूजन होता है। जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के होने की, ठीक भाई। इसके बाद में दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। काल के भेद, है ना, यहाँ से ले लेते हैं काल, है ना। काल का अर्थ है समय या मौत। क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं, है ना। काल के भेद, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जब भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 है। वर्तमान के 5 है, ठीक है। छः 5 3। जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। समझ रहा है? पूर्णता या अपूर्णता, ठीक है, वह भूतकाल कहलाता है। सामान्य भूत व उसकी पहचान। जब आपसे वो नॉर्मल नहीं पूछेगा कि भाई मोहन परसों जयपुर गया था, है ना, तो ये तो हो गया वो पूर्ण भूतकाल। लेकिन इस प्रकार से नॉर्मल नहीं देगा, वो बढ़िया बड़ा देगा। सामान्य भूत व उसकी पहचान। धातु में या, ये, ई, आ अथवा चुका, चुकी, आना आदि सामान्य भूत का मतलब समझ रहा है, यानी कि पूर्ण भूत। यानी कि धातु में या आ जा, लास्ट की बात है। जैसे कि राम खाना खा चुका, है ना। और शब्द जो दिया है ना उसको समझना, वाक्य जो दिया है उसको समझना। जैसे कि राम खाना खा चुका, है ना, चुका है, हो गया खेल, है ना। रीना लखनऊ से लौट आई, ठीक है ना, लौट आई है ना, सामान्य भूत है उसकी पहचान। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। बंसी का खाना खा चुकी है, ठीक है। तो धातु में या, है ना, ये, ई, आ अथवा चुका, चुकी, चुके आदि, ठीक है। इसका सीधा जुगाड़ यही है ना, कालों को करने का। उसको सही पढ़े सेंटेंस को और अपने ऊपर लागू करें या फिर समझे उसको कि भाई ये बात किसकी कर रहा है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएगा। राम खाना खा चुका, रीना लखनऊ से लौट आई, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। अब उसने ये दे दिया, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। बताइए किस प्रकार का है? सामान्य भूतकाल है, भूतकाल है, यहाँ पर भविष्यकाल है। भविष्यकाल तो आएगा नहीं है ना, तो सामान्य भूतकाल, यहाँ पर पूर्ण भूतकाल। तो इस प्रकार से ऑप्शन देगा वो। आसन्न का अर्थ है कोई घटना अभी घटित हुई है ना। आसन्न भूतकाल की बात कर रहा है, उसकी पहचान। समझ जाओ मेरी बात, सुनना मेरी बात, दोबारा देखते हैं। सामान्य भूत, है ना, यानी कि नॉर्मल भूत है। तो इसका मतलब है राम खाना खा चुका, रीना लखनऊ से लौट आई, है ना, अभी अभी है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। अब ये गिराया है तो गिराया था, तो वो पूर्ण हो जाता। बंसी का खाना खा चुकी, तो या, ये, ई, आ अथवा चुका, चुकी, चुके आदि, ठीक है भाई। ये सामान्य भूत की पहचान है ना, ध्यान रखना सामान्य भूतकाल की। आसन का मतलब क्या है? जैसे कि सरपंच के नीचे उप सरपंच, है ना, तो यानी कि अभी घटना घटित हुई है। आसन भूतकाल में उसकी पहचान, है ना, तो ये दे रखा है इसने। आसन का अर्थ है कि कोई घटना अभी घटित हुई है, ठीक है। आसन भूतकाल में उसकी पहचान। धातु में या है, ये है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो तो वही बात ही, वो वही वाली बात है। लेकिन है ना, ये अलग है ज़रा सा। या ये है ना, और इसमें क्या है? या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं।
समझ रहा है बात को? यह आएगा भाई लास्ट में। जैसे श्याम खाना खा चुका है, हम सब 68,500 से बाहर हो चुके हैं। ठीक, ये है वो। तो आसन भूतकाल व उसकी पहचान। धातु में या है, यी है ना, ये यी है, या है, यी है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो इसका सीधा सट जुगाड़ यही है। सामान्य में तो कोई है नहीं आएगा, है ना, कोई है नहीं आएगा, इसमें आएगा है। तो है समझ के वर्तमान मत कर देना भाई, ठीक है ना। श्याम खाना खा चुका है और हम 68,500 से बाहर हो चुके हैं, खाना खा चुका है। समझ रहा है बात को? जैसे कि ये उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं। श्याम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका। ठीक, तो ये आएगा इसमें। तो ये तो है सामान्य भूत और ये है आसन। ठीक है, श्याम खाना खा चुका है और श्याम खाना खा चुका है, यानी कि चुका और ये चुका है। ठीक है, धातु में या है, ये है, चुका है, यू है को ध्यान रखना, है ना। है, यह है किस में आएगा? आसन भूतकाल, है ना। वर्तमान मत कर देना, इसमें चक्कर पड़ेगा। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म हो, ये यार वो वहाँ से कुछ छूट गया था भाई, है ना। ये जो है ना वो सकर्मक क्रिया वाला, इसमें से ये जो पेज है ना ये ऊपर तड़ कर दिया है इसने, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको बाद में लेंगे। अपना जो चल रहा है ना उसको ही देखते हैं पहले, है ना, पहचान करके कर, है ना। इसके बाद में ये रिया अपूर्ण भूतकाल में उसकी पहचान। धातु में रहा था, रही थी, रहे थे। मोहन स्कूल जा रहा था, ठीक है ना, अपूर्ण भूतकाल में उसकी पहचान। मोहन स्कूल, जैसे कि चीज़ अभी घटित हो रही है, जैसे कि मोहन स्कूल जा रहा था, यानी कि जा रहा है अभी, ठीक है ना, जा रहा था यानी कि जा रहा है। ठीक है, था समझ के ऐसे नहीं कि भाई था यारा चल कर देते हैं पूर्णवाल, नहीं, अभी यानी कि समझना पड़ता है। ये जो वाक्य है जो समझना पड़ता है कि भाई इसमें ये क्या पूछ रहा है। अगर वाक्य को सही तरीके से समझेंगे ना तो क्वेश्चन कर देंगे। मोहन स्कूल जा रहा था, मीरा किताब पढ़ रही थी, हम सब खेल रहे थे, रहा थी, रही थी। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि भाई रहा रही रहे हैं तो आप वर्तमान कर दें। ठीक है, तो ये अपूर्ण भूतकाल है, यानी कि घटना अभी चल रही है। जैसे कि भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, ठीक है, हो रहा था, मोहन स्कूल जा रहा था, या फिर वो युद्ध हो रहा था, तो भाई अब पता थोड़ी है कि भाई युद्ध रुक गया है या फिर हो ही रहा है ना। तो वो अभी कार्य प्रकृति पर है। या फिर रोड का काम चल रहा था, ठीक, मैं वहाँ से गुजरा तो वहाँ रोड का काम चल रहा था, इस प्रकार से। तो ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल। रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। फिर पूर्ण भूतकाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये संपूर्ण समाप्ति है। धातु में या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना। तो इनको याद करने से बेस्ट है आप इसको शब्द को समझें, वाक्य को समझें। राम किताब पढ़ चुका था, ठीक, तो पढ़ चुका था, तो ये क्लियर हो चुका है, पूर्ण भूतकाल है। मोहन नागिन डांस कर चुका था, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल में उसकी पहचान, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। वह खाना खा चुका होगा, वह आया होगा, है ना। तो ये होगा करके मत कि भाई ये भविष्यकाल है, नहीं, ऐसे नहीं है, समझना पड़ेगा। ये वह खाना खा चुका होगा, वह आया होगा, उसने खाना खाया होगा। धातु में आ होगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे, अथवा चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। ठीक भाई। हेतु मध्य भूतकाल में उसकी पहचान। यहाँ पर एक काम दूसरे पर निर्भर करता है, ये बात तो सही है। जैसे कि अगर पढ़ेंगे तो पास होंगे, तो ये वो बड़ी बात है ना, तो ये तो नॉर्मल है। यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, अगर तुम साथ होती तो मैं खुश होता, है ना। तो ये किसी प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं आपको जिस प्रकार से सूटेबल हो, और उदाहरण देने चाहिए जिससे कि वो चैप्टर क्लियर हो। हेतु है ना। तो यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, ठीक है। अगर मैं जंगल में नहीं जाता तो सांप मुझे नहीं खाता। आई बात समझ में? ऐसे है ये। इसके बाद में ये हो गया ना, हेतु मध्य भूतकाल में उसकी पहचान। संदिग्ध भूतकाल में उसकी पहचान। संदिग्ध की क्या है?
धातु में या होगा, ये होगी, ये होंगे, अथवा चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। होंगे होंगे समझ के भविष्यकाल मत कर देना भाई। वह खाना खा चुका होगा, वह आया होगा, उसने खाना खाया होगा, ठीक है ना। ऐसे संदिग्ध भूतकाल है। इसके बाद में पूर्ण भूतकाल में कोई समीक्षा नहीं है। राम किताब पढ़ चुका था, मोहन नागिन डांस कर चुका था। और ये किसका है? अपूर्ण भूतकाल का है। मोहन स्कूल जा रहा था, मीरा किताब पढ़ रही थी, हम सब खेल रहे थे। इसके बाद में ठीक है, ऊपर है ये, है ना, बीच में अलग पृष्ठ दे दिया, है ना। तो सामान्य भूत, सामान्य भूत की क्या पहचान है? खा चुका, लौट आई, है ना। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। या ये ई आ चुका चुकी चुके, ठीक है, सामान्य भूत है। आसन का मतलब अभी घटना घटित हुई है ना, अभी अभी घटित हुई है, समझ रहा है, अभी अभी घटित हुई है। धातु में या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे कि शाम खाना खा चुका है, बाहर हो चुके हैं, है ना। तो ये आसन भूतकाल है ना। चक्कर पड़ेगा वो वर्तमान काल में। सकर्मक क्रिया, है ना, ये बीच का अलग पृष्ठ है। फिर अपूर्ण भूतकाल में उसकी पहचान। मोहन स्कूल जा रहा था, मीरा किताब पढ़ रही थी, हम खेल रहे थे। किसका है ये? अपूर्ण का है, ठीक है। धातु में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। फिर पूर्ण भूतकाल, धातु में या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि। राम किताब पढ़ चुका था, मोहन नागिन डांस कर चुका था, ठीक है। अपन वीडियो यूट्यूब पे वीडियो शॉर्ट देख चुके थे, है ना। जैसे कि श्याम सुंदर शॉर्ट वीडियो देख चुका था, है ना। किसी प्रकार से जैसे भी सूटेबल हो, है ना, उसको जैसे भी अच्छा लगे, ठीक। हम कोचिंग से पढ़ के आ चुके थे। ऐसे संदिग्ध भूतकाल में उसकी पहचान, ठीक। वह खाना खा चुका होगा, संदिग्ध भूतकाल में उसकी पहचान, ये देख चुके हैं, ये हेतु है, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें क्या है? संभाव्य वर्तमान काल में उसकी काल मध्य धातु ता होगा, ती होगी, ते होंगे। पूर्ण भूतकाल व अतिरिक्त पहचान, धातु में चुका है, चुकी ही, चुके हैं। संभाव्य वर्तमान काल व इसकी पहचान, धातु में ता होगा, वर्तमान काल, ती होगी, ते होंगे, है ना। धातु में ता होगा, ती होगी, ते होंगे। पूर्ण वर्तमान काल में पहचान, धातु में चुका है, चुकी है, चुके हैं। देखते हैं, वर्तमान काल आ रहा है। यह क्रिया जिसका आरंभ हो चुका है, वह क्रिया जिसका आरंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुई है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद 5 हैं, मुख्य रूप से भेद 3 है, तो 5 और 3, है ना। सामान्य वर्तमान काल एवं उसकी पहचान, धातु में ता है, ती है, ते है, ता हूँ। मैं खाना खाता हूँ, समझ रहा है। सामान्य वर्तमान काल एवं उसकी पहचान, मैं खाना खाता हूँ, वह गाना गाता है, तुम किताब पढ़ते हो। जब ये जो है ना वो आए थे वो भूतकाल वाले, वहाँ से चक्कर पड़ेगा ये। मैं खाना खाता हूँ, वह गाना गाता है, तुम किताब पढ़ते हो, ये है भाई। इसमें आगे चलते हैं। तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, धातु में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, रहा है, रही है। सीता गाना गा रही है, दुष्यंत नाच रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, वह गाना गा रहा है, मैं जा रहा हूँ। तात्कालिक अपूर्ण भूतकाल है। इनको दोबारा देखेंगे, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। संदिग्ध वर्तमान काल में उसकी पहचान, धातु में रहा होगा, रही होगा, रही, ये तो सेम नियम है ना, चाहे वो भूतकाल का हो चाहे वो शब्द समझना है अपन को बैक के। वह स्कूल जा रहा होगा, होगा। वह खाना खा रहा होगा, वह रो रहा होगा। संदिग्ध वर्तमान काल में उसकी पहचान, है ना। भविष्य मत कर देना भाई इसमें। फिर भविष्यत काल परिभाषा, वह क्रिया जिसमें भविष्य में होने वाले या आने वाले कार्य का बोध हो, भविष्य काल कहलाता है। मुख्यतः 3 होते हैं भेद। सामान्य भविष्य काल में उसकी पहचान क्या है? धातु में गा गी गे, सामान्य में तो गा गी गे है ना। वह स्कूल जाएगा, वह गाना गाएगा, मैं पढ़ूंगा,
मैं पढ़ूंगा, है ना। तो इनको समझें वाक्यों को समझने के बाद खुद पे आधारित करके घटाए। जैसे कि मैं पढ़ूंगा, तो ये किस प्रकार का है, समझ रहे हो बात। ये एकदम सही व शॉर्ट, ठीक है, सबका निचोड़ आ जाएगा इस बात से अगर सही अमल में लाएंगे, खुद पे अमल में ला के प्रयोग करके देखेंगे। जैसे कि मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, मैं पढ़ूंगा। तो भाई मैं भविष्यवाद की तो बात कर रहा हूँ, ठीक है, सामान्य भविष्यकाल है ये। संभाव्य भविष्यकाल, शायद, हो सकता है, संभव आदि, कोई ना कोई संभावना व्यक्त होती है। शायद मैं कल आऊँ या कल जाऊँ, शायद कल वह आगरा जाएगा, हो सकता है कि रात में बारिश होगी, कोई दिक्कत नहीं है, हेतु में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। एक काम दूसरे पर निर्भर करता है, ये वही पहला वाला उदाहरण है हेतु है ना। बस अपन को छांटना है कि कौन सा तो भविष्य का है, कौन सा वर्तमान का है, कौन सा भूतकाल का है। छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊँगा, बस तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊँगा, बस आएगी तो मैं स्कूल आऊँगी, ठीक। तो ये है, फिर समास हो जाएंगे। ये वीडियो रोकना पड़ेगा भाई, है ना, क्योंकि वो बैकग्राउंड में डीजे चल रहा है ना, यात्रा जारी है, पद यात्रा, तो कॉपीराइट आएगा ना, फिर बाद में पढ़ेंगे इसको ना, ठीक है। दोबारा देखते हैं। भविष्यकाल, वह क्रिया जिसमें भविष्य में होने वाले या आने वाले कार्य का बोध हो भविष्यकाल कहलाता है। ये मुख्यतः 3 होते हैं, सामान्यतः भविष्यकाल, वह उसकी पहचान, सामान्य भविष्यकाल, है ना। सामान्य भविष्यकाल हो, सामान्य भूतकाल हो, सामान्य वर्तमान काल हो, इनमें चक्कर पड़ेगा अपने। धातु में गा गी गे, उदाहरण, वह स्कूल जाएगा, वह गाना गाएगा, मैं पढ़ूंगा, वह नाचेगी। संभाव्य भविष्यकाल, शायद, हो सकता है, संभव आदि, कोई न कोई संभावना व्यक्त होती है। उदाहरण, शायद मैं कल आऊँ, शायद मैं कल जाऊँ, शायद कल वह आगरा जाएगा, हो सकता है कि रात में बारिश होगी, हो सकता है कि रात में बारिश हो, ठीक है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हेतु ये वही है पहले वाला, एक काम दूसरे पर निर्भर करता है। छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, मेहनत करेंगे तो सफल होंगे, तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊँगा, वह आएगी तो मैं जाऊँगा, है ना, तो वो बता दिया, मेहनत करेंगे तो सफल होंगे, ठीक है ना, ये है बात। समास तो दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं भाई। ये क्या है, ये तो बीच का वो क्रिया का सकर्मक का कर्मक का दे दिया बीच में ना। काल, तो काल का अर्थ है समय या मौत। क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। भूतकाल के कितने हैं, 6 हैं। काल के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, 3। भूत है, वर्तमान है, भविष्य है, 6 5 3 है, 6 5 3 है, ठीक है ना। जिस क्रिया से, भूतकाल की बात है, जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। आई बात समझ। सामान्यतः भूत उसकी पहचान, धातु में या, ये, ई आ, है ना, ई या, चुकी चुके आदि हो, ठीक। सामान्य भूतकाल, जैसे कि राम खाना खा चुका, रीना लखनऊ से लौट आई, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम, बंसी का खाना खा चुकी। तो ये किसके हैं, सामान्य भूत के हैं ये, है ना। सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य, इनमें चक्कर पड़ता है। आसन का मतलब क्या है, अभी अभी घटित हुई है ना, यानी कि लेटेस्ट है, लेकिन वो भूतकाल की है। आसन का मतलब, आसन का अर्थ है कि कोई घटना अभी अभी घटित हुई है। धातु में या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि है आएगा। समझना बात को, है समझ के वर्तमान मत कर देना। हम सब शाम खाना खा चुका है, ठीक है ना, हम शाम खाना खा चुके हैं, हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, ये आएगा आसन। आई बात समझ में, आसन। इसके बाद में अपूर्ण भूतकाल में उसकी पहचान, अपूर्ण भूतकाल की है, धातु में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि रहे, ये पे ध्यान देना है। आई समझ। स्कूल जा रहा, किताब पढ़ रही, खेल रहे थे, रहा समझ, रही समझ के वर्तमान मत कर देना, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल यानी कि वो पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण भूतकाल। फिर पूर्ण भूतकाल, धातु में पूर्ण भूतकाल में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो पूर्ण भूतकाल हो, चाहे पूर्ण भविष्यकाल हो, चाहे पूर्ण वर्तमान काल हो। धातु में या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना, आदि। राम किताब पढ़ चुका था, ये पूर्ण भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल में उसकी पहचान, वह खाना खा चुका होगा, वह आया होगा, ठीक है ना। तो होगा समझ के भविष्य मत कर देना, इस यही खेल है इनमें। संदिग्ध भूतकाल, ठीक है, वह खाना खा चुका होगा, धातु में
आ होगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे, ठीक। अथवा चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, चुका, चुकी, चुके। खाना खा चुका, खाना खा चुकी, उसने खाना खाया होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। धातु में आ होगा, ठीक है, आ होगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। संदिग्ध भूतकाल यानी वह खाना खा चुका, वह आया होगा, उसने खाना खाया होगा, भविष्य मत कर देना। ये कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। फिर हेतु, हेतु है ना, भूतकाल। यहाँ पर एक काम है ना, जब यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, है ना, पास हो जाते, पास हो जाते। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, है ना। तो ये किसका अर्थ है? संदिग्ध भूतकाल व उसकी पहचान। हेतु, हेतु मद, भूतकाल व उसकी पहचान। हेतु, हेतु में तो नहीं पड़ेगा चक्कर, है ना। फिर वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल की क्या पहचान है? उसकी काल पहचान। धातु में ता होगा, ती होगी, ते होंगे। पूर्ण वर्तमान काल, उसकी पहचान में धातु में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। वह क्रिया जिसका आरंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुई है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद 5 हैं, मुख्य रूप से 3 हैं। तो सामान्य वर्तमान काल, धातु में ता है, ती है, ते हैं, ठीक। मैं खाना खाता हूँ, वह गाना गाता है, तुम किताब पढ़ते हो, सामान्य वर्तमान है। तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, सीता गाना गा रही है, दुष्यंत नाच रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, वह गाना गा रहा है, मैं जा रहा हूँ। ये है भाई, है ना। धातु में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। तो ये इस प्रकार के और में भी है, लेकिन वो सही तरीके से देखना है सेंटेंस के भाई क्या है, किस प्रकार से है, और अपने पे घटा के खुद से बोल के देखना है कि भाई इसमें क्या है, तब आप सही सभी को सही कर पाएंगे काल को। संदिग्ध वर्तमान काल में उसकी पहचान, वह स्कूल जा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, है ना। संदिग्ध वर्तमान काल, वह स्कूल जा रहा होगा, जा रहा होगा, ठीक है ना। जा रहा होगा, होगा से भविष्य मत कर देना। जा रहा होगा, खा रहा होगा, है ना, रहा होगा। तो संदिग्ध वर्तमान काल। और इसकी क्या पहचान है? अपूर्ण वर्तमान काल की, नहा रहा है, दुष्यंत नहा रहा है, भौंक रहे हैं, गा रहा है ना। अपूर्ण यानी कि चल रही है अभी प्रक्रिया, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। सामान्य वर्तमान काल, मैं खाना खाता हूँ, गाना गाता है ना, किताब पढ़ते हैं। ये हो गया तत्कालिक अपूर्ण हो गया, संदिग्ध हो गया, है ना, होगा। भविष्यत काल, दांतों में गा गी के, है ना। तो वह स्कूल जाएगा, वह गाना गाएगा, मैं पढ़ता हूँ, वह नाचेगी। इसके बाद में संभाव्य भविष्य, शायद मैं कल आऊँ, शायद मैं कम, कोई ना कोई संभावना व्यक्त होती है, कल आऊँ, है ना, संभाव्य भविष्य। आगरा जाएगा, शायद कल वह आगरा जाएगा, है ना, जाएगा, हो सकता है, संभव है ना। बारिश होगी, संभाव्य है। और हेतु, हेतु मध्य भविष्य काल, छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा। हेतु, हेतु मध्य भविष्य काल है ये, है ना, यहाँ से चक्कर पड़ेगा। तो हेतु, हेतु मध्य भविष्य काल। फिर संभाव्य भविष्य काल, है ना, संभाव्य भविष्य काल, शायद मैं कल आऊँ। सामान्य भविष्य काल, वह स्कूल जाएगा, वह गाना गाएगा, संभाव्य भविष्य काल। फिर संदिग्ध वर्तमान काल, वह स्कूल जा रहा होगा, ठीक है, वह खाना खा रहा होगा, रहा, है ना। और तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान, दुष्यंत नहा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, यानी कि वर्तमान में तो रह रहा, रही, है ना, ये आएगा, और कोई नहीं है वर्तमान काल का। तो सामान्य वर्तमान काल, मैं खाना खाता हूँ, वह गाना गाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद में हेतु, हेतु भूतकाल, यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, हेतु, हेतु, ठीक है ना। हेतु, हेतु मध्य भूतकाल है। इसके बाद में संदिग्ध भूतकाल, धातु में चुका होगा, चुकी होंगी, है ना, संदिग्ध भूतकाल। तो वह खाना खा चुका होगा, संदिग्ध भूतकाल, वह इसकी पहचान, वह खाना खा चुका होगा, वह आया होगा, उसने खाना खाया होगा, संदिग्ध भूतकाल। और हेतु, हेतु भूतकाल की क्या पहचान है? अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, भूतकाल की बात है ये। अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, किसका है ये? हेतु, हेतु मध्य भूतकाल का है, होती तो, होती तो, होती तो, ठीक है ना, भूतकाल की बात है। संदिग्ध की बात है, वह आया होगा, संदिग्ध भूतकाल, है ना, भविष्य मत करने देना, इसमें होगा समझ के, है ना। रहा कि वर्तमान में तो रहा, रहे आएंगे, है ना, रहे, रहा, रही, ये आएंगे वर्तमान में, कोई दिक्कत नहीं है। संदिग्ध में ये हो ही चुका है, ठीक है, कि भाई वह खाना खा चुका होगा, वह आया होगा। फिर पूर्ण भूतकाल, धातु में ये आ जाएगा ना, राम किताब पढ़ चुका था, उदाहरण से सही समझ में आती है बात।
राम किताब पढ़ चुका, मोहन नागिन डांस कर चुका। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल स्कूल जा रहा था, पढ़ रही थी, है ना। जब रहा समझ के वर्तमान मत कर देना, क्योंकि था है इसमें, है ना। इनका ही खेल है। रहा है तो वर्तमान आएगा, लेकिन अगर था आ रहा है तो अपूर्ण भूतकाल आएगा, ठीक है। तो वर्तमान में रहा, रही, रहे ये आएंगे, है ना। पूर्ण कालिक क्रिया तो ये वो आएंगे आगे फिर, है ना, ये सकर्मक अकर्मक के। तो आ रही है बात समझ में। भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल में उसकी पहचान, है ना, मोहन स्कूल जा रहा था। पूर्ण भूतकाल में उसकी पहचान, राम किताब पढ़ चुका था, यानी कि मोहन किताब पढ़ चुका था। संदिग्ध भूतकाल, वह खाना खा चुका होगा। हेतु हेतुमत भूतकाल, यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, है ना, हो जाते, है ना। संभाव्य वर्तमान काल, वह इसकी काल पहचान। धातु में ता होगा, ती होगी, ते होंगे। पूर्ण भूतकाल में पहचान, धातु में चुका है, चुकी है। तो वर्तमान काल, वर्तमान काल 5, मुख्य रूप से 3 है। सामान्य वर्तमान काल, धातु में ता है, तो मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ वर्तमान है। सीता गाना गा रही है, अपूर्ण वर्तमान काल है। और वह खाना खा रहा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल इसकी पर, खा रहा होगा, कहा रहा होगा। वह स्कूल जा रहा होगा, होगा समझ के भविष्य में नहीं करना है भाई, ठीक है। होने को तो होगा है, होने को तो होगा है, लेकिन रहा है, ठीक है ना। जा रहा होगा यानी कि कहीं न कहीं घटित तो हो रही है, चल रही है अभी, तो वो वर्तमान में है ना, संदिग्ध। फिर भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, धातु में गा गी गए, यानी कि वह स्कूल जाएगा, ठीक है। फिर संभाव्य भविष्यकाल, शायद मैं कल आऊँ, है ना, समझना बात को, शायद मैं कल आऊँ, संभाव्य भविष्यकाल। शायद कल वह आगरा जाएगा। और सामान्य भविष्य, वह गाना गाएगा, मैं पढ़ूँगा, वह नाचेगी। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, है ना। और हेतु, बस आएगी तो मैं जाऊँगी, ठीक है ना। तो यही था, इनको अच्छी तरीके से देखें, बार बार देखें, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लेंगे अपन, ठीक है। अब वो जो सकर्मक अकर्मक क्रिया थी ना, उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो ये अलग पृष्ठ आ गया है ना। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का क्या बताया था मैंने, जैसे कि मोहन मोटरसाइकिल चलाता है, तो भाई कौन मोटरसाइकिल चला रहा है, मोहन। अगर आंसर सही और सटीक आ रहा है तो मोहन आएगा, ठीक है ना। और अगर जैसे कि आंसर नहीं आ रहा है तो वो आ जाएगी अकर्मक। और वैसे नाम से पता चल रहा है सकर्मक यानी कि कर्म है, अकर्मक यानी कर्म नहीं है। सकर्मक यानी कि बड़ा शब्द आएगा, है ना, बड़ा वाक्य आएगा। अकर्मक मतलब छोटा आएगा, है ना। तो 2-3 टिक है, इनका जुगाड़ है, इनको कर लेना। जैसे कि भाई एक तो क्वेश्चन करके देखिए, अगर आंसर आ रहा है तो सकर्मक है, यानी कि मोटरसाइकिल का जोर पड़ रहा है किस पे, मोहन पे, तो वो सकर्मक है। और डायरेक्ट अगर वो आंसर नहीं आ रहा है तो वो कौन सा आ जाएगा, अकर्मक आ जाएगी, ठीक है ना। और बड़ा जो वाक्य आएगा वो उसमें आ जाएगी सकर्मक। और वाक्य अगर छोटा आएगा, वो वाक्य अगर बड़ा आएगा तो वो आ जाएगी सकर्मक, वाक्य अगर छोटा आएगा तो वो आ जाएगी अकर्मक, ठीक है। तो ये है, जैसे कि राम जल खाता है, और इसके क्वेश्चन निकाल चुके हैं और निकाल लेंगे, जिससे कि ये क्लियर हो जाए। क्योंकि कभी कभी ये जो धारणा है, ये जो नियम है ना, ये प्रैक्टिसों से ही, यानी कि क्वेश्चनों से ही सॉल्व होती है समस्याएँ। राम जल लाता है, ठीक है, राम जल लाता है। राम गाना गाता है, तो कौन गा रहा है, राम। अब इस प्रकार से अगर आंसर नहीं आ रहा है तो वो क्या है, अकर्मक है। और अगर कौन गा रहा है और आ रहा है तो वो सकर्मक है, ठीक है। देख दोबारा, जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो, और क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्म पर पड़े तो कर्म की संभावना पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। समझ रहा है ना, बात वही है ये। जैसे कि मोहन मोटरसाइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल का प्रभाव अगर उस पर पड़ रहा है, तो जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो, और क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्म पर पड़े तो वहाँ, है ना, तो वहाँ कर्म की संभावना पर पड़े तो वहाँ वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, सकर्मक। जैसे कि राम जल लाता है, राम गाना गाता है, राम पत्र लिखता है, ठीक भाई। जब इस प्रकार के नहीं आएंगे क्वेश्चन, आने को तो आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन तो जाएंगे, लेकिन तगड़े वाले भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो सबका जुगाड़ है, उसको सही तरीके से पढ़ के समझ के करें। जिस क्रिया में कर्म न हो या क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म न हो या क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर काम खुद पर हो तो अकर्मक होगी, समझ रहा है। अगर
काम खुद पर हो तो अकर्मक होगी। ठीक है, ये भी ठीक है। जैसे कि हंसना, जागना, रोना, सोना, नाचना, उड़ना, पीसना आदि क्रिया के अनभेदीय प्रकार। पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, ये सब नाम से ही पता चल रहा है। पूर्वकालिक, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, रीना खाना खाकर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी कि दोनों जुड़े हुए हैं, पहली क्रिया दूसरे से। जैसे कि अगर पढ़ते तो पास होते, है ना, वो बड़ा सिस्टम है। रीना खाकर सो गई, है ना, तो रीना खाकर सोई है, ठीक है ना, रीना खाकर सोई है। जैसे कि पढ़कर सो गए, दुष्यंत पानी पी के सो गया, राम पत्र लिखकर चला गया, है ना, तो पत्र लिखकर चला गया, पानी पी के सो गया, खाना खाकर सो गई, है ना, ये है। पहचान कर करके पूर्वकालिक क्रिया है ये। अपूर्ण भूतकाल में उसकी पहचान, बस तो यही था इसमें बीच में, है ना, टुकड़े टुकड़े में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पढ़ चुके हैं अपन, है ना, और क्वेश्चन निकाल लेंगे किस किस के क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन पढ़ चुके हैं। देखें, संज्ञा, है ना, सर्वनाम, है ना, विशेषण, है ना, क्रिया, है ना, और काल। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनको देखना, बार बार देखना, इनमें ये शॉर्ट है लेकिन इसमें बेस्ट है। ठीक है ना, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालेंगे तो ये है अपूर्ण भूतकाल, धातु। ठीक, सामान्य वर्तमान काल व इसकी पहचान, संदिग्ध वर्तमान काल व इसकी पहचान, भविष्य काल। ठीक, एक एक नंबर नहीं गलत होंगे आपके। ठीक है, और ये समास वगैरह को बाद में पढ़ेंगे। तो ये है, आई बात समझ में, इनको अच्छी तरीके से देख लेना और दोबारा से ले लें। ठीक है, जैसे कि कहाँ से चले थे अपन, यहाँ से चले थे संज्ञा से, ठीक है ना, संज्ञा से चले थे। संज्ञा परिभाषा बता दी, 3 है, 5 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। अर्थ के आधार पर कितने हैं, 5 है ना, अर्थ के आधार पर 5 है, और व्यक्तित्व के आधार पर 3 है। ठीक, नाम के आधार पर ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समझ रहा है, व्यक्ति और जाति, व्यक्ति और जाति और समूह। ठीक है, इसके बाद में द्रव्यवाचक, भाववाचक, समझ रहा है, फिर सर्वनाम है ना, संज्ञा व संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को, या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को। ठीक है, कौन कौन से हैं, ये 11 हैं। जैसे कि निश्चयवाचक, यह वह वे, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। फिर निश्चयवाचक ये हो गया, यह वह ये वे, है ना, निश्चयवाचक, यह मेरी कार है, ये मेरा पेन है, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, क्या क्या, संबंधवाचक, सर्वनाम, ठीक है, जिसका, जो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, है ना। फिर निजवाचक, आप स्वयं, खुद, खुद कैप्टन, है ना। प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम, मध्यम, अन्य, समझ रहा है, जैसे कि उत्तम, मध्यम, अन्य है। विशेषण, विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सब, जब वहाँ से पूछेगा वो विशेषण क्या है, विशेष क्या है, प्रविशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है। विशेषण जो शब्द विशेषता बतलाता है, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है ना, विशेष है, कर्मधारय समास में, उपमेय, उपमान। प्रविशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण। विशेषण के भेद कौन कौन से हैं, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। ठीक, नाम से पता चल रहा है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक, निश्चित और अनिश्चित। फिर गुणवाचक, ठीक है, काल, बोध, रंग, आकार, दशा, गुण। ठीक, लंबा, मोटा, पतला, ईमानदार, तिकोना, चकोर, काला, पीला, लाल, हरा, सफ़ेद, पुराना, नया, है ना, गुणवाचक, गुणवाचक के रूप में। ये परिमाणवाचक है ना, और ये क्रिया है, ठीक है ना, क्रिया। जैसे कि चल ना, चल मूल है, ना प्रत्यय है, चलना, जिस क्रिया से किसी काम का होना बोध, है ना। क्रिया के भेद या प्रकार, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का बता दिया, सकर्मक जैसे कि क्वेश्चन करके देखिए, अगर आंसर आ रहा है तो सकर्मक है, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो अकर्मक है। ठीक है, बड़ा सेंटेंस है तो सकर्मक आएगी, छोटा सेंटेंस है तो अकर्मक आएगी। ठीक है, ये है। और उसको शब्द को ध्यान से पढ़िए कि भाई उसमें वो कहना क्या चाह रहा है, किस प्रकार की क्रिया हो रही है। बताया था ना कि मोहन मोटरसाइकिल, ठीक है, जैसे कि मोहन मोटरसाइकिल चलाता है और मोहनी मोटरसाइकिल आ गया ना तो उसमें कर्मक आ जाएगी, ऐसे आएगा। फिर द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। फिर सहायक क्रियाएँ, इसके बाद में काल।
काल काल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। भूतकाल है, वर्तमान है, भविष्यकाल है। 6, 5, 3 है। फिर भूतकाल है, सामान्य भूतकाल की पहचान, उदाहरण है ना सामान्य। तो सामान्य भूतकाल यानी कि राम खाना खा चुका। आसन भूतकाल का मतलब है श्याम खाना खा चुका है, यानी कि आसन भूतकाल में उसकी पहचान, यानी कि आसन का मतलब है कोई घटना अभी अभी घटित हुई है। ठीक है, श्याम खाना खा चुका है, तो है का खेल है, खाना खा चुका है आसन भूतकाल, खाना खा चुका तो ये पूर्ण भूतकाल हो चुका है। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया का ये बीच में आ गया था ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपूर्ण भूतकाल में उसकी पहचान, मोहन स्कूल जा रहा था, मीरा किताब पढ़ रही थी, अपूर्ण। पूर्ण भूतकाल, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल, वह खाना खा चुका होगा, वह आया होगा, उसने खाना खाया होगा, संदिग्ध भूतकाल है। हेतु मध्य भूतकाल, यदि कठिन परिश्रम करते तो हेतु है ना, ध्यान देना इन बातों पे। वर्तमान में रहा आएगा, लेकिन रहा आया था है तो वो फिर क्या आ जाएगा, लास्ट का शब्द जाएगा था, कि भाई वो आसन्न भूतकाल है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, वर्तमान हो गया ये। इसके बाद में तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान, सीता गाना गा रही है ना, शब्द को ढंग से पढ़ें फिर करें वाक्य को। वह स्कूल जा रहा होगा है ना, तो ये संदिग्ध वर्तमान है, होगा समझ के भविष्य ना कर दें। ठीक है, फिर भविष्यत काल, धातु में गा गई है, स्कूल जाएगा, खाना गाएगा, मैं पढ़ूंगा, वह नाचेगी। संभव भविष्यकाल, शायद मैं कल आऊँ, शायद कल वह आगरा जाएगा। ठीक, हेतु मध्य भविष्यकाल, छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा। ठीक, हेतु मध्य भविष्यकाल। तो यही थे, और बाकी के जो कुछ रहे हैं उनको और बाद में पढ़ लेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं कोई और वीडियो।